हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, माय नेम इज सीए अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो जाके पहले देख लो, उसके बाद में बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। ओके यस, चलो पार्ट 2 के अंदर अपन सबसे पहले शुरू करने वाले दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर आगे कंटिन्यू अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू स्केल एंड बाकी सारी आइसोकॉन्ट आइसोकॉस्ट वाली बातें करेंगे। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपने को यह समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन में सैमुअलसन का बोलना क्या है कि भाई यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कितना आउटपुट लगाने से, कितना इनपुट लगाने से कितना क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट मिलने वाला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो सैमुअलसन का बोलना क्या है, दैट इज आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। आउटपुट क्या है, वो आपके इनपुट का फंक्शन है। आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आपके इनपुट्स पे डिपेंड करता है। दैट इज आपका मनी, रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, इन सब पे क्या डिपेंड करता है, आपका आउटपुट डिपेंड करता है। ओके, अच्छा यहाँ पे भी अपन दो रन की बात करते हैं, एक होता है शॉर्ट रन, दूसरा होता है लॉन्ग रन। तो यहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को कभी भी टाइम पीरियड से डिवाइड करना है क्या, नहीं। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड फॉर द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कैसे डिवाइड होगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। ओके, शॉर्ट रन किसे बोला जाएगा, सर ऐसा सिचुएशन जहां पे एटलीस्ट वन फैक्टर क्या होता है, बिल्कुल भी फिक्स्ड होता है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन बोल देंगे। ओके, और जहां पे भी सारे ही फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका बिल्कुल भी लॉन्ग रन बोलते हैं। सर ये फैक्टर माने क्या, फैक्टर माने जो भी आपके बिजनेस में यूज किए जाने वाले इनपुट्स है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो जो भी पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है दैट इज इनपुट्स एंड आउटपुट के बारे में, वो क्या बोलना है इनका कि जो भी आपके इनपुट्स है अगर उसके अंदर एटलीस्ट एक तो भी फैक्टर अगर फिक्स है तो वो क्या है, आपका शॉर्ट रन है, बाकी सारे वेरिएबल रहे तो भी चलेगा क्या, यस। और लॉन्ग रन किसे बोलेंगे, जहां पे सारे ही फैक्टर्स क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, उसे अपन क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले यहां पे अपने को समझना है दैट इज शॉर्ट रन का लॉ, दैट इसको अपन बोलते हैं दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर तीसरा नाम भी यहां पे इसको दिया गया है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स फैक्टर, क्या है। ओके, थर्ड नेम इज योर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, दैट इज योर थर्ड नेम फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके यस, अभी इसको समझने के लिए ना अपने को इन तीन चीजों को समझना जरूरी है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अभी सर टोटल प्रोडक्ट किसे बोला जाएगा, जितना भी आपका इनपुट है उसका यूज करके जो भी आउटपुट जनरेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। लेट से एक लेबर है, दो लेबर है, तीन लेबर है, उन सब ने मिलके कितना काम किया, मिलके कितना आउटपुट आया, उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके सर, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, ऑन एन एवरेज एक लेबर ने कितना काम किया, उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन, अगर आप करते हो तो क्या मिल जाएगा, आपको एवरेज प्रोडक्ट मिलने वाला है। एंड व्हाट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट, कैसे निकलेगा, सो दो टोटल प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना, दैट इज टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस वन, तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, राइट। टीपी, एपी और एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, इन तीनों पे डिपेंड करता है आपका क्या, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यस और नो, यस। चलो ओके, नेक्स्ट अभी अपने को यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझना है, अगर ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको पूरा लॉ समझ में आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक लेबर लगाया और मशीनरी बिल्कुल भी क्या है, फिक्स्ड है, मशीन ये मेरा जो फैक्टर है मैं उसको क्या अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स अज्यूम कर रहा हूँ, और बाकी जो मेरे फैक्टर्स है उसको मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर, है ना। अगर मैंने एक लेबर काम पे लगा रखा है, वो कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा मैं बोलता हूँ तो अज्यूम किया कि टू क्वांटिटीज वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, टू, और मेरा एवरेज प्रोडक्ट कितना है, वो भी टू है, दैट इज टू डिवाइडेड बाय वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टू। और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, वो भी टू है, क्योंकि इसके पहले जीरो लेबर था तो वहां पे प्रोडक्शन था क्या, नहीं था, तो इस लेबर ने आके एडिशनल कितना बनाया, दो ही यूनिट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं और एक लेबर लगा देता हूँ, यहाँ पे कितने हो गए लेबर, अभी दो लेबर हो गए, अच्छा दोनों ने मिलके कितना यूनिट बनाया, पांच आउटपुट दोनों ने मिलकर जनरेट किया। ओके, तो एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 2.5। अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ये टोटल प्रोडक्ट्स का डिफरेंस, तो क्या हो गया 3, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3, यानी कि जो आपका दो लेबर लग रहा है, दो लेबर मिलके कितना काम कर रहे हैं,
5 यूनिट बना रहे, और जो दूसरा लेबर आया उसने कितने यूनिट बनाए, उसने कितना एडिशनल आउटपुट आपको दिया। अगर मैं ऐसा सवाल करूं तो आंसर क्या हो जाएगा 3, कि एक एडिशनल इनपुट लगाने से आपके आउटपुट कितने से बढ़ गया 3 से बढ़ गया। ओके, अगर मैं और एक लेबर यहां पे काम पे लगा देता हूं तो मेरा टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 9 हो गया, है ना। तो व्हाट इज माय एवरेज प्रोडक्ट 9 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट इज आंसर 3, है ना। व्हाट इज एडिशनल आउटपुट, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, कितना आ गया 4। मतलब अगर मैंने एक लेबर बढ़ाया तो आउटपुट कितने से बढ़ा 4 से बढ़ गया, है ना। अगर मैं और लेबर बढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है, अभी देखो हर एक मशीन का कुछ कैपेसिटी होता है, तो यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है इसके अंदर अपना अजम्पशन ऐसा है कि इस मशीन का जो लेबर कैपेसिटी वो कितना है 7 है, 7 लेबर यहां पे काम कर सकते हैं, और मैक्सिमम आउटपुट ये मशीन कितना दे सकता है 15 आउटपुट ये दे सकता है, ऐसा अपना क्या है अजम्पशन है, ठीक है। चलो अभी इसको ध्यान में रख के अपन ने क्या किया, अपन ने और एक लेबर लगाया। ओके, जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे अपने क्या दिखाई दिया कि आउटपुट कितना मिल रहा है, आपको ज्यादा मिलते जा रहा है क्या। यस, देखो अभी जैसे जैसे मैंने एक एक आउटपुट इनपुट बढ़ाते गया मेरा टोटल आउटपुट क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। अभी ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, देखो आने वाला हर एक एम्प्लॉय क्या पहले से ज्यादा काम कर रहा है क्या, है ना। पहले अकेला आदमी था, कितने यूनिट बनाता था 2, 2 लोग हो गए, दूसरे आदमी ने कितना बनाया 3, तीसरे आदमी ने एक्स्ट्रा कितना बनाया 4, मतलब हर एक आदमी आके पहले वाले से कितना कर रहा है ज्यादा काम कर रहा है, यस और नो, यस। बट पॉइंट इज इसको ये अकेला ज्यादा काम कर रहा है ऐसा है क्या, नहीं, ये बस पुराने वालों को हेल्प कर रहा है, और पुराने वालों के एक्सपीरियंस का उनके एक्सपर्टीज का फायदा किसको हो रहा है नए पर्सन को हो रहा है। तो एज सच ये अकेला कोई एडिशन नहीं कर रहा, सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं एडिशंस कर रहे हैं, है ना। एक अकेले आदमी से जितना काम नहीं होता था, लेकिन 2-3 लोग मिलने के बाद में सब लोग मिलके ज्यादा काम कर सकते हैं क्या, यस। इसलिए यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, यस और नो, यस। अभी जब मैंने और एक लेबर लगा दिया है, 4 लेबर मैंने लगा दिए, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, चारों ने मिलकर कितना क्वांटिटी बनाया 12 क्वांटिटी, एवरेज प्रोडक्ट कितना है 3, और मेरा एडिशनल कितना हो गया 3, मार्जिनल प्रोडक्ट। एक नया लेबर मैंने यहां पे लगा के कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बनवाए, सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट एक्स्ट्रा बने, ज्यादा बने क्या नहीं बने। ओके, अच्छा पहले ज्यादा बनते थे क्या, यस। ओके, पहले बढ़ रहा था लेकिन अभी धीरे धीरे वापस ग्रोथ क्या होने लगा है कम होने लगा है। देखो और अगर मैं लेबर बढ़ा दूंगा ना तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 14, है ना। एवरेज कितना हो रहा है 2.8, और एडिशनल कितना है सिर्फ और सिर्फ 2, है ना। 5वां लेबर मैंने लगाया था, और अगर मैं छठा लेबर लगा दूं तो फिर क्या हो रहा है टोटल प्रोडक्ट मेरा और बढ़ गया, कितने से बढ़ा 15। अभी इस मशीन का कैपेसिटी कितना था 15 का ही था, अगर आप कितने भी लेबर लगाओ मैक्सिमम कैपेसिटी कितना प्रोड्यूस हो सकता है 15 ही हो सकता है, ज्यादा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और 6 लेबर लगाने के बाद वो कैपेसिटी फुलफिल हो चुका है क्या, यस हो चुका है। अच्छा एवरेज कितना आया 2.5, और एडिशनल कितना है सिर्फ 1। मतलब क्या हो रहा है, मतलब एक पॉइंट के बाद में जैसे जैसे आपने इनपुट्स बढ़ाना शुरू किया वैसे वैसे आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, इसका ग्रोथ रेट क्या होते जा रहा है कम कम होते जा रहा है। अभी आने वाला हर एक लेबर क्या पहले से ज्यादा काम कर पा रहा है क्या, नहीं, पहले वाले लेबर से वो पहले से कम काम कर रहा है। ओके, ये अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी इसको समझने के लिए आप क्रिकेट का भी एग्जांपल ले सकते हो कि इनिशियली जो प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं उनके पास में रन चेस करने का टारगेट कितना होता है ज्यादा होता है बड़ा होता है, तो वो लोग इनिशियली बहुत सारे रन बना सकते हैं क्या, यस। लेकिन 2-4 विकेट जाने के बाद में जो प्लेयर आता है उसके पास में टारगेट कितना होता है छोटा होता है, तो वो कितने रन बना सकता है मैक्सिमम, जितना उसको चाहिए था उतना ही बना सकता है। जैसा लेट से जडेजा का एग्जांपल है, जडेजा इज अ गुड बैट्समैन, अभी लेकिन उसको छठे सातवें नंबर पे डालोगे तो वो कितने रन बना पाएगा 20 25 50, उससे ज्यादा बना पाएगा क्या नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर उसको पहले नंबर पे डालते थे तो बना सकता था क्या, यस। मतलब हर एक एम्प्लॉय काम बहुत करना चाहता है लेकिन काम करने का स्कोप अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मशीन का कैपेसिटी कितना है 15 है, तो ज्यादा काम करने के लिए अपने पास बचा क्या नहीं, अपन कितना भी काम करना चाहे तब भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहे। सो इस वजह से हो क्या रहा है कि जब भी नया एम्प्लॉय आ रहा है ना तो पहले से कम कम काम कर रहा है, क्योंकि काम करने का स्कोप धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, यस और नो, यस। इसलिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट अपने कैसे दिखाई देते हैं फॉलिंग दिखाई दे रहे हैं, है ना। टीपी आपका बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट, और मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कैसे है फॉलिंग होता है। ओके, अभी 6 लेबर लगा के आपका मैक्सिमम आउटपुट आ गया, फिर भी आपने क्या किया और एक एक्स्ट्रा लेबर लगाया, क्यों, क्योंकि बोले मशीन का कैपेसिटी कितना है 7 है, आपने और एक लेबर लगाया, फिर भी आउटपुट कितना आएगा 15 का ही आएगा। आपका एवरेज अभी कम हो रहा है क्या, यस। अभी एडिशनल कुछ भी बनाया क्या नहीं, मतलब 7वें लेबर ने एडिशनली कुछ भी आउटपुट बनाया नहीं है, वो बिल्कुल भी क्या कर रहा खाली बैठा होगा। वो खाली ना भी बैठा होगा, उसने दूसरों को काम में हेल्प करी होगी
बट मशीन ज्यादा आउटपुट बना ही नहीं सकती, तो इसके आने या ना आने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, लेकिन खर्चा बढ़ गया होगा क्या? यस, आउटपुट तो जितने का उतना ही है, लेकिन इसने कोई भी आउटपुट दिया ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। यस और नो? यस, है ना। और भी अगर मैं यहाँ पे अपने इनपुट्स बढ़ाते जाता हूँ ना, फिर मेरा आउटपुट बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सर और एडिशनल इनपुट जब वहां पे लगते रहेंगे ना, तो बिल्कुल लोग क्या करेंगे? खाली बैठने लगेंगे। उनके लिए कोई काम है क्या? नहीं है। या फिर काम का क्या करेंगे? खराबा करते रहेंगे। जब कभी भी ज्यादा लोग हो जाते हैं ना कैपेसिटी के बाहर, तो काम बनता नहीं, उल्टा काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है ना। जब एग्जाम्पल लो, अभी तुम्हारे किचन में घर पे खाना बनाने का है, ऑलरेडी 4 लोग खाना बना रहे, तुम बीच बीच में जाके काड़ी कर रहे, मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या, मैं करूँ क्या। तुमको काम करने की बड़ी इच्छा होगी, लेकिन घर वालों को जरूरत है क्या तुम्हारी? नहीं है। फिर वो तुमको क्या करेंगे? गालियां देके वहां से बाहर निकाल देंगे। या फिर तुम उनका काम क्या कर दोगे? गड़बड़ गड़बड़ में खराब कर दोगे। कुछ तो भी ढोल दिया, कुछ तो भी गलत कर दिया, फिर वो तुमको गालियां देंगे, इतना काम मेरा क्या कर दिया तूने? एक्स्ट्रा कर दिया, बढ़ा दिया तूने मेरा काम। यस और नो? तो आउटपुट आएगा नहीं, बल्कि आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? ये पॉइंट है। सो इसके लिए यहाँ पे जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल इनपुट लगाते जाओगे, वैसे वैसे आपको मिलने वाला जो आउटपुट है वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। राइट? क्या बोल रहा है देखो, देन एक्स्ट्रा आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रा इनपुट विल बिकम लेस एंड लेस। आप जितना जितना एक एक लेवर बढ़ाते जाओगे ना, तो वैसे वैसे इनिशियली तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, एंड तक भी बढ़ेगा, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग ग्रोथ रेट, क्योंकि इसका ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्योंकि आने वाला एक्स्ट्रा इनपुट एक्स्ट्रा आउटपुट देने के बजाय उल्टा क्या दे रहा है? कम कम आउटपुट देने लगा है। सर नो? इसके लिए अपने को यहां पे क्या समझना है? दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर क्या है आपका? लेबर है। मशीन क्या है? फिक्स फैक्टर है। उसको आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। तो जितने भी लोग आ रहे हैं सब एक ही मशीन पे काम करे जा रहे हैं, इससे आपका आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, उल्टा क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। हर एक एडिशनल यूनिट आपको एडिशनल आउटपुट देने के बजाय क्या कर रहा है? कम कम एडिशनल आउटपुट दे रहा है। एडिशनल आउटपुट आया, बट कितना आया? कम आया। ज्यादा आया क्या? नहीं। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे एडिशनल आउटपुट क्या हो गया? बिल्कुल भी जीरो हो गया। और उसके बाद भी प्रोडक्शन चालू रखोगे और इनपुट्स ऐड करते रहोगे, तो एडिशनल आउटपुट आने के बजाय क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? यस। तो आउटपुट कम होने लगेगा आपका यहाँ पे। ओके, तो ये अपने को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर समझने का है। ठीक है, देखो अभी इन तीनों के रिलेशनशिप की मैं आपको बातें करता हूं। ठीक है, देखो लेबर क्या है आपका? बढ़ते जा रहा है एक एक से। आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है क्या? यस। अच्छा, लेबर भी बढ़ रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशनशिप में ग्राफ कैसा आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग आएगा। राइट? आपका ग्राफ टोटल प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कहां तक? 750 तक, है ना। 750 क्या हो गया उसका मैक्स। उसके बाद भी अगर आपने यहाँ पे लेबर लगाया, तो आपका प्रोडक्शन क्या हो गया? 750 से 740 हो गया, कम हो गया। मतलब ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप, है ना। एक इनपुट बढ़ा है, लेकिन आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। तो ये क्या हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पे क्या होगा? फॉलिंग, आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपको दिखाई देने वाला है। मतलब इनिशियली टोटल प्रोडक्ट आपका कैसा होता है? राइजिंग, बट फिर कैसा हो जाएगा? फॉलिंग होने वाला है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज योर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या करता है आपका? इनिशियली एवरेज प्रोडक्ट क्या करता है? राइजिंग होता है, बढ़ते जाता है। बट एक पॉइंट पे वो कहां पहुंच जाएगा? अपने मैक्सिमम पे। अच्छा, मैक्सिमम के बाद में वो क्या करेगा? फॉल करते रहेगा। फॉल होते रहेगा क्या? यस। बट ये कभी भी जीरो होगा क्या? नहीं होगा। कभी भी एवरेज प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। एवरेज प्रोडक्ट को जीरो होना है तो किसको जीरो होना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट को जीरो होना पड़ेगा। बट इनपुट लगाओगे तो आउटपुट आना ही है, वो जीरो होगा क्या? कभी भी नहीं होगा। राइट? नेक्स्ट बात करते लेट्स से मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली क्या होता है? ग्रो करता है ना, अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है, और उसके बाद फिर भी वो क्या करने लगेगा? फॉलिंग। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो के बाद क्या हो जाएगा? निगेटिव। मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट कभी भी जीरो या नेगेटिव होंगे क्या? नहीं होंगे। राइट? ये अपने को इंपॉर्टेंटली याद रखने का है। तीनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कुछ अजम्पशंस की। देखो, जब भी अपन शॉर्ट रन के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे, तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस अपने को दिमाग में रखने। अजम्पशंस क्या बोलते हैं? सबसे पहला अजम्पशन है दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अनचेंज। जो भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन की आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल भी क्या है? अनचेंज है। उसको चेंज करना है क्या? नहीं। क्योंकि अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका मार्जिन प्रोडक्ट कम होने की बजाय फिर क्या होने लगे? बढ़ने लगे। तो यहाँ पे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। राइट? नेक्स्ट इज सम इनपुट्स आर फिक्स्ड।
ये तो अपन ने पहले ही बोला है। शॉर्ट रन के अंदर कुछ इनपुट्स कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। सब वेरिएबल हो सकता है क्या, नहीं, तो ये अपना अजम्पशन है ना। नेक्स्ट इज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा ऐसे फैक्टर्स को जहां पे आपको फिक्स प्रोपोर्शन में चीजों को यूज करना है। जहां भी फिक्स प्रोपोर्शन में चीजें लगती है वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल है क्या, नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद में लेट से उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टोटली, है ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपन फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट को कंसीडर करते हैं, बाकी किसी को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं। तो ये चार अजम्पशंस यहाँ पे अपने को दिमाग में रखने हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ओके, अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे 3 स्टेजेस है ना। इन 3 स्टेजेस को समझने के पहले लेट से आप एपी और एमपी के रिलेशनशिप को समझ लो। ओके, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। अभी एपी और एमपी के बीच में 5 रिलेशनशिप है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही गंभीर है। और ये रिश्ता अगर आपको समझ गया ना तो आपके कई सारे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा क्या, यस, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है, जब कभी भी आपका एपी राइजिंग होगा एमपी हमेशा उसके क्या होगा, ऊपर होगा। देखो अभी ये ग्राफ है, इनिशियली आपका एपी एमपी दोनों भी क्या होता है, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। बट जैसे जैसे आपका एमपी एक एक एडिशनल इनपुट आने लगता है वैसे वैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। बट एवरेज प्रोडक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। बट हमेशा याद रखना जब कभी भी एपी बढ़ते रहेगा मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, उसके ऊपर रहेगा, है ना। और जब कभी भी एपी गिरते रहेगा तब भी हमेशा मार्जिनल प्रोडक्ट उसके क्या होगा, नीचे रहेगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, जब कभी भी एवरेज प्रोडक्ट आपका बढ़ते जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, उसके ऊपर रहेगा। और जब कभी भी एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा है तब मार्जिन प्रोडक्ट कहां रहेगा, उसके नीचे रहेगा। यस और नो, यस। अच्छा ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं क्या, यस, इस पॉइंट में मिल रहे क्या। अभी ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है एपी का मैक्सिमम, राइट। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे को मिलेंगे कहां पे, जहां पे एपी क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है वहां पे, राइट, यस। दूसरा पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि जब कभी भी आपका एवरेज प्रोडक्ट राइजिंग होता है ना तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो या तो क्या हो सकता है, राइजिंग हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, या तो फॉलिंग हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि जब कभी भी आपका एवरेज प्रोडक्ट राइजिंग होगा आपका मार्जिन प्रोडक्ट के हालात क्या होंगे, वो या तो राइजिंग होगा या तो मैक्सिमम होगा या तो फॉलिंग होगा, कुछ भी हो सकता है क्या, यस, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी बात, जो आखिरी बात अपन यहां पे बोल सकते हैं कि जब कभी भी आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग होगा मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा उसके हमेशा क्या होगा, फॉलिंग ही होगा। ये कभी भी राइजिंग हो सकता है क्या, नहीं। जब कभी भी आपका एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग होगा एमपी भी फॉलिंग होगा। बट जब कभी भी आपका एपी राइजिंग होगा एमपी राइजिंग है ऐसा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि एमपी राइजिंग भी और एमपी क्या है, फॉलिंग भी है, दोनों भी हो सकता है, राइट। तो सिचुएशन इज अनसर्टन ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। 5 रिलेशन अपने को यहाँ पे याद रखने, कौन से, एपी अगर राइजिंग है तो एमपी उसके ऊपर है, एमपी अगर एपी राइजिंग है तो एमपी क्या है बता नहीं सकते, या तो वो राइजिंग होगा या तो वो फॉलिंग होगा। बट अगर एपी फॉलिंग है तो एमपी हमेशा उसके क्या होगा, बिलो होगा। और एपी अगर फॉलिंग है तो एमपी हमेशा क्या होगा, फॉलिंग ही होने वाला है, राइट। एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहां पे, एट द मैक्सिमम ऑफ एपी, ये अपने को याद रखना है, राइट। इसको याद रख के अपन बढ़ते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ग्राफ पे। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को अपन ने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है ना। फर्स्ट स्टेज इज ऑफ योर स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ओके, अभी स्टेज 1 क्या बोल रहा है, देखो स्टेज 1 के अंदर आपका टोटल प्रोडक्ट क्या है, राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, राइजिंग भी और फॉलिंग भी है, और एवरेज प्रोडक्ट क्या है, राइजिंग है ना। स्टेज 1 शुरू कहां से होता है, जहां से प्रोडक्शन की शुरुआत हो जाती है, ओके। और खत्म कहां पे होता है, जहां पे आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वैसे, ये एट द मैक्सिमम ऑफ एपी, वहां पे आपका स्टेज 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। अभी स्टेज 1 के अंदर एवरेज प्रोडक्ट राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट राइजिंग एंड फॉलिंग, मतलब सबसे पहले अगर फॉलिंग शुरुआत कोई अगर करता है तो वो कौन है, वो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, यस और नो, यस। अच्छा मार्जिनल प्रोडक्ट इसी स्टेज में अपने क्या होता है, मैक्सिमम पे भी होता है। अच्छा इस मैक्सिमम पे अगर मैं एक कर्व निकाल के उसको स्ट्रेट लाइन खींच के अगर लेके जाऊं टोटल प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम दूंगा, राइट, यस। और टोटल प्रोडक्ट भी आपका क्या है, राइजिंग है। देखो टोटल प्रोडक्ट इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक क्या होता है, एकदम ग्रोइंग रेट पे बढ़ते जाता है। टोटल प्रोडक्ट राइजिंग है बट एट अ ग्रोइंग रेट। बट इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद में टोटल प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है ना, डिमिनिशिंग रेट पे ये बढ़ने लगता है, ओके। और आगे ये पूरा डिमिनिशिंग रेट पे ही बढ़ेगा क्या, यस, ठीक है। देन बात करते हैं स्टेज 2 की।
स्टेज 2 की शुरुआत कब होगी? जब स्टेज 1 खत्म हो जाएगा तब। ओके, स्टेज 2 खत्म कब होगा? जब आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और एमपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब आपका स्टेज 2 क्या होता है? खत्म हो जाता है। स्टेज 2 के अंदर सबसे पहले फॉलिंग की शुरुआत अगर कोई करता है तो वो कौन है? एवरेज प्रोडक्ट, राइट। एवरेज प्रोडक्ट की फॉलिंग की शुरुआत कब होती है? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? स्टेज 2 होना चाहिए। ठीक है, स्टेज 2 के अंदर टोटल प्रोडक्ट क्या है? राइजिंग है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी फॉलिंग है, बट हर एक चीज यहाँ पे क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एपी रहने दो, एमपी रहने दो, सब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ओके, इसके बाद में जो स्टेज 3 की शुरुआत हो जाएगी, जब स्टेज 2 खत्म हो गया उसके बाद क्या होगा? स्टेज 3 शुरू हो जाएगा। स्टेज 3 के अंदर क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट फॉलिंग, एवरेज प्रोडक्ट फॉलिंग, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव होने वाला है, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब कभी भी टोटल प्रोडक्ट फॉलिंग होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। स्टेज 3 के अंदर फॉलिंग की शुरुआत कौन करता है? तो क्या नाम होगा उसका? टोटल प्रोडक्ट आपका फॉलिंग की शुरुआत करता है। यस और नो? यस। ये इंपॉर्टेंट 3 स्टेजेस अपने को ध्यान में रखने हैं, जिसका समरी यहाँ पे सारा मैंने बना के दिया है, वो आप बिल्कुल भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये सारे ही नोट्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप नोट्स वगैरह देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करना भूलो मत, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ओके, और वीडियो के नीचे कमेंट भी करो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट अपने को जो यहाँ पे समझना है, दैट इज एमपी इज अ स्लोप ऑफ टीपी। मार्जिनल प्रोडक्ट आपके टोटल प्रोडक्ट का क्या है? स्लोप है। स्लोप माने क्या होता है? स्पीड। टोटल प्रोडक्ट का चेंज कितना है वो अपने को कौन बताएगा? वो अपने को मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है। सो एमपी रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ टीपी, और एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी इज एट हाईएस्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? यस। ग्राफ पढ़ के आपको सभी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ये जो एग्जाम्पल लिखा है वो आपके मॉड्यूल का है, यहाँ पे नीचे डायग्राम लिखने निकालने के लिए आपको जगह दी है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे डायग्राम निकाल सकते हो। बाकी अगेन टीपी एपी एमपी का यहाँ पे समरी जो है वो बना के दिया है कि स्टेज 1 के अंदर क्या होगा, कौन ग्रोइंग रेट पे बढ़ेगा, कौन स्लो रेट पे बढ़ने वाला है, वो सारा ही समरी यहाँ पे दिया है, तो आप बिल्कुल भी पढ़ सकते हो। ओके, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं तीनों स्टेजेस के। सबसे पहला है दैट इज योर स्टेज 1, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है आपके बढ़ते जाता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, है ना। आपका टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अभी इसके पीछे भी दो रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? दैट इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। आपका जो भी फिक्स फैक्टर है वो डिविजिबल है क्या? नहीं, वो इनडिविजिबल है ना। आपने पूरा एक मशीन लगा दिया था, है ना। शुरुआत में जब एक लेबर था तब आप छोटा मशीन लगा पाए क्या? नहीं, आपने एक ही मशीन लगाया पूरा पूरा, वो इनिशियली पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपने एक एक इनपुट बढ़ाते गए वैसे वैसे उसका यूटिलाइजेशन क्या होता गया? बढ़ता गया। वैसे वैसे आपका आउटपुट भी क्या होता गया? आपका बढ़ता गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला स्टेज बोलते हैं। क्योंकि इनिशियली आपने लगाया तो पूरा मशीन था, क्योंकि वो इंडिविजिबल है, बट इनिशियली लेबर कम था, बल्कि आउटपुट भी कम था। जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आउटपुट भी क्या होता गया? आपका बढ़ता गया। दूसरी पॉइंट इज दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जब आपने सेकेंड थर्ड लेबर लगाया तो उसको क्या हो रहा है? पहले वाले लेबर का फायदा हो रहा है, क्योंकि पहले वाले लेबर के पास क्या है? एक्सपीरियंस है ना, उसके पास ज्यादा नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, और उसके स्पेशलाइजेशन का बाकी लोग क्या ले रहे हैं? फायदा ले रहे हैं, राइट। इसलिए यहां पे अपने क्या दिखाई देता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाई देता है इन योर स्टेज 1। ओके, यस। स्टेज 2 के अंदर क्या बोला अपन ने? स्टेज 2 के अंदर प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है बट एट बिल्कुल भी स्लोअर रेट और डिमिनिशिंग रेट। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कि आपका जो फिक्स फैक्टर है अभी वो क्या हो रहा है? इनएडिक्वेट है। मतलब आपके पास में भी वेरिएबल फैक्टर हो गया ज्यादा और फिक्स फैक्टर हो गया कम। बहुत सारे लेबर हो गए लेकिन काम करने वाले मशीनरी कितना है? एक ही है, तो वो मशीनरी अभी वीक पड़ रहा है, इनएडिक्वेट है। बहुत सारे लोग हैं, काम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन मशीनरी क्या बोल रहा है? मेरा तो कैपेसिटी इतना ही है, मैं ज्यादा आउटपुट दूंगी क्या? नहीं दूंगी, है ना। ये पॉइंट है। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर विल नॉट हैव मच वर्क लेफ्ट टू परफॉर्म। इसलिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ पा रहा है क्या? नहीं पा रहा। बढ़ रहा है तो फिर भी एक स्लो ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे प्रोडक्शन जो है आपका क्या करता है? फॉल करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपका जो भी लेबर है ना वो बिल्कुल भी यूटिलाइज हो रहा है क्या? पूरा यूटिलाइज हो चुका है, अभी एक्स्ट्रा लेबर बचा ही नहीं आपके पास में। और जो भी एक्स्ट्रा आदमी आ रहा है उसके लिए काम बचाएगा आपके पास में? नहीं बचा है, वो बेचारा खाली बैठेगा अभी। तो उसके लिए आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं। जब 4 लोग खाली बैठते तो उसको देख के और 2 लोग बैठ जाएंगे क्या? ये बोले वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मैं भी काम नहीं करूंगा, ऐसा बोल के सारे लोग काम कर रहे हैं क्या? नहीं। और आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, राइट। दैट इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल
प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जनरली टर्म्स में अपने को क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे आप एक एक इनपुट लगाते जाओगे वैसे वैसे एडिशनल आउटपुट जो आपको मिलेगा वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, डिक्लाइन होते जाएगा, ऐसा इसको बोलने का है। राइट, सेकेंड पॉइंट अपने को जो यहाँ पे समझना है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो किसका है, लॉन्ग रन का लॉ है। लॉन्ग रन के अंदर होता क्या है, सारे फैक्टर्स बिल्कुल भी आपके वेरिएबल होते हैं, आप हर चीज चेंज कर सकते हो क्या, यस। अभी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोलता है कि आपको जितने भी फैक्टर्स चेंज कर देना सारे ही सेम प्रोपोर्शन में करने। जब भी आप फैक्टर्स को चेंज करोगे या इंक्रीज करोगे सारे ही सेम प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, ऐसा कौन बोलता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है। मतलब अगर मैं लेबर डबल करता हूं तो मुझे कैपिटल भी डबल करना पड़ेगा, यस और नो, सेम प्रोपोर्शन में सारे ही फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। ये कौन बोलता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है। राइट, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के अंदर भी अगेन तीन स्टेजेस अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नेक्स्ट इज योर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड थर्ड इज योर नेगेटिव रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी स्टेज वन दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या बोल रहा है कि जितना भी आपने इनपुट में इंक्रीज किया उससे ज्यादा इंक्रीज किस में होगा, आपके आउटपुट में होगा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे। राइट, जब कभी भी जितना चेंज जितना इंक्रीज आपने इनपुट में किया उतना ही इंक्रीज किस में होता है, आउटपुट में होता है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जब कभी भी जितना इनपुट में आपने इंक्रीज किया उससे कम इंक्रीज कहां पे हो रहा है, आपके आउटपुट में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलने वाले हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, लॉन्ग रन के अंदर इनपुट बढ़ाने के बाद आउटपुट हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी वो कम होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। राइट, सो पॉइंट इज अगर मैं इनपुट 100% से बढ़ाता हूं तो आउटपुट कितने से बढ़ गया, 125% से, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मैंने इनपुट 100% से बढ़ाया, आउटपुट भी कितने से बढ़ा, 100% से बढ़ा, इसको क्या बोलेंगे अपन, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मैंने इनपुट 100% से बढ़ाया लेकिन आउटपुट सिर्फ और सिर्फ 75% से बढ़ा, इसको मैं क्या बोलूंगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, यस और नो, यस। ये तीन स्टेजेस अपने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी इन तीन स्टेजेस का सीक्वेंस कैसा होगा, सो सीक्वेंस विल भी पहले आएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, देन आएंगे कांस्टेंट और फिर आएंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ओके सर, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, दो इसके पीछे के रीजंस है, एक होता है आपके इकोनॉमीज टू स्केल और दूसरे होते हैं डिसइकोनॉमीज टू स्केल। अभी इकोनॉमीज मतलब क्या, एडवांटेजेस, और डिसइकोनॉमीज मतलब क्या, डिसएडवांटेजेस। अभी एडवांटेजेस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल और डिसइकोनॉमीज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बारे में कहां सीखना है, इसके बारे में सीखेंगे अपन नेक्स्ट यूनिट के अंदर, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर अपने को बताएं, है ना। सो इंटरनल और एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है, मैं तुमको एक ब्रीफ बता देता हूं। इंटरनल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो अपने कंट्रोल में है उसको अपन इंटरनल बोलेंगे, और ऐसी चीजें जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। राइट, सो इकोनॉमीज टू स्केल और डिसइकोनॉमीज टू स्केल, इट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल। राइट, इसके वजह से आपके क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अपने को दिखाई देते हैं, आइदर इट बी इंक्रीजिंग, आइदर इट बी कांस्टेंट और आइदर इट बी अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल अपने को यहाँ पे दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंटली याद रखना, इनपुट बढ़ाने के बाद यहाँ पे आउटपुट कभी भी कम होगा क्या, नहीं होगा। राइट, यस, ये चीज अपने को बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अपने को जो समझना है दैट इज आइसोकॉन्ट, या फिर दूसरा नाम है दैट इज इक्वल प्रोडक्ट कर्व, अपन भी इसको बोल सकते हैं। ओके, अभी आइसोकॉन्ट कर्व अपने को क्या बोलता है, ये एक ऐसा कर्व है जो अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स बताता है जिनका यूज करके जो भी आउटपुट आएगा ना बिल्कुल भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या बोल रहा है भाई, दो फैक्टर्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करने वाला एक कर्व है जिसका मिलने वाला आउटपुट बिल्कुल भी क्या होता है, सेम होता है ना। लेट्स से एग्जांपल है कि फैक्टर एक्स है और फैक्टर वाई है, ये दो फैक्टर्स है। अभी फैक्टर एक्स का अगर मैं 1 यूनिट लेता हूं और फैक्टर वाई के 12 यूनिट लेता हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है, लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं 8 का, है ना, 8 यूनिट का मुझे आउटपुट मिल रहा है। सेम आउटपुट मुझे हर एक कॉम्बिनेशन से मिलना चाहिए क्या, यस। राइट, लेट्स से अगर मैं फैक्टर एक्स के कितने यूनिट लेता हूं 2, तो वाई के कितने लूंगा 8, तब मुझे मिलने वाला आउटपुट बिल्कुल भी कितना होगा, फिर लेट्स से 8 होगा। तो पॉइंट क्या है, आपका जो आइसोकॉन्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू फैक्टर्स जो आपको आउटपुट कितना देंगे, सेम देंगे, है ना। यस, लेट्स से मैं 3 फैक्टर एक्स के लेता हूं और फैक्टर वाई के 5 यूनिट लेता हूं, आउटपुट विल बी द सेम। तो हर एक कॉम्बिनेशन में मेरा आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। दो फैक्टर्स है, उनके कुछ कॉम्बिनेशंस में ले रहा हूं और ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिनका आउटपुट क्या होता है, सेम होता है। और इन सभी कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करने वाला जो कर्व है उसे मैं क्या नाम दूंगा, आइसोकॉन्ट कर्व में इसको नाम देता हूं। राइट, अभी देखो एनालाइज करते हैं, ये फैक्टर एक्स में मैं एक एक यूनिट बढ़ाते जा रहा हूं
और फैक्टर वाई के कुछ यूनिट्स मुझे कम करने पड़ रहे क्या? यस और नो? यस, क्योंकि अगर दोनों को भी मैं बढ़ाते जाऊंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मुझे तो आउटपुट क्या करना है? सेम रखना है। तो एक को बढ़ाए तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। यस और नो? तभी जाके मेरा आउटपुट क्या रहेगा? सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। यस और नो? यस, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप फैक्टर एक्स और फैक्टर वाई के बीच में अपने को दिखाई दे रहा है। राइट, दिस इज सेम एज इंडिफरेंस कर्व जो अपन ने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। ओके, देखो क्या बोल रहा है ये। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि फैक्टर एक्स आप बढ़ाते जा रहे हो और वाई को क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वाई के कुछ ना कुछ फैक्टर्स और यूनिट्स क्या हो रहे हैं? सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं बाय द एक्स के कुछ यूनिट्स बढ़ाने की वजह से। इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एक फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा फैक्टर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यस और नो? यस, राइट। तो अभी बात कर रहे हैं, अगर मैं फैक्टर एक्स के अंदर एक लेता हूं और वाई के 12, और फैक्टर एक्स में मैंने अगर एक से इंक्रीज किया तो वाई से कितने में रिड्यूस किया मैंने? यहाँ पे 12 से 8 में 4 है ना। अगर मैं फैक्टर एक्स का और एक यूनिट ऐड करता हूं 2 से 3, तो वाई के कितने कम करने पड़ेंगे? 8 से 5, मतलब क्या हो गया? 3। राइट, अगर एक्स का और एक यूनिट ऐड किया तो वाई के कितने कम करने पड़ रहे? 2। अगर एक्स का और एक ऐड करता हूं 4 से 5 पे चला गया मैं फैक्टर के, और वाई के कितने करने पड़ रहे? कम। तो ये क्या हो गया? दिस इज व्हाट? दिस इज अगेन योर स्लोप, ऐसा बोल सकता हो क्या? यस, जो मुझे फैक्टर एक्स के अंदर चेंजेस बता रहा है, क्यों करने पड़ रहे? क्योंकि एक्स के अंदर चेंज हो रहा है, वाई में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि एक्स में एक एक यूनिट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसको क्या नाम दिया मैंने? एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। राइट, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन और कुछ भी नहीं बल्कि क्या बताता है? स्लोप बता रहा है। अभी ये स्लोप कैसा है? डिक्रीजिंग है क्या? यस, 4 3 2 1 डिक्रीजिंग स्लोप है। अभी अपन ने पढ़ा है जब कभी भी स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो कर्व कैसा आएगा आपका? बिल्कुल भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आता है। यस और नो? यस। तो यहां पे दोनों भी फैक्टर्स का रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स। और स्लोप कैसा है आपका? डिक्रीजिंग। इस वजह से क्या हो गया? ये हो गया डाउनवर्ड स्लोपिंग और बिल्कुल भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यस और नो? यस, राइट। अभी यहां पे सेम प्रॉपर्टीज जो अपने इंडिफरेंस कर्व के लगाई थी, सारी ही प्रॉपर्टीज यहां पे एप्लीकेबल है क्या? यस, है ना। एट एवरी पॉइंट ऑन आइसोकॉन्ट द प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम. Isocont is downward sloping because there is an inverse relationship between factor x and factor y. Okay, there is inverse relationship between x and y because we have to keep the same production, है ना। और isocont is convex to origin because यहाँ पे slope क्या होता है आपका? डिक्रीजिंग। और isocont कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जितने भी प्रॉपर्टीज आपके इंडिफरेंस कर्व के वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है क्या? यस, बिल्कुल भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज योर आइसोकॉस्ट। अभी आइसोकॉस्ट इज एज गुड एज योर बजट लाइन। बस बजट लाइन कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होता, आइसोकॉस्ट किसके पर्सपेक्टिव से? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। आइसोकॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? दैट इज इक्वल कॉस्ट लाइन। अभी इक्वल कॉस्ट लाइन या आइसोकॉस्ट लाइन आपको, आइसोकॉस्ट लाइन आपको क्या बताता है कि जितना भी आपका कॉस्ट है उस कॉस्ट के अंदर बैठने वाले डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ योर टू फैक्टर्स, ये बताने वाला आपका जो लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोकॉस्ट लाइन बोलते हैं। ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सच फैक्टर्स जो बिल्कुल भी कितने कॉस्ट में बैठेंगे? सेम कॉस्ट में बैठेंगे। सेम प्राइस में आने वाले अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अपने को कौन बताता है? आइसोकॉस्ट बताता है। राइट, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल अपन ने लिखा था कि भाई अपना अगर 1000 रुपए का बजट है, 20 रुपए में अगर आपका जो है वो एक्स यूनिट आ रहा है और वाई भी कितने का है? 20 रुपए का ही है पर यूनिट। तो मैंने अगर एक्स का 1 यूनिट लिया तो वाई के कितने ले सकूंगा मैं? 49 ले सकूंगा। यस और नो? अगर मैं एक्स के 2 यूनिट ले पा रहा हूं तो वाई के कितने ले सकता हूं? 48 ले सकता हूं। एक्स का अगर 3 यूनिट लूंगा तो वाई के कितने ले सकता हूं? 47, ये 46 और 45। राइट, क्या बता रहा है ये मुझे? कि मेरा जो बजट है 1000 रुपए का, उस बजट में बैठने वाले मेरे इन दोनों फैक्टर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, और इन सभी कॉम्बिनेशंस को कनेक्ट करने वाला जो कर्व है उसको नाम क्या दिया? आइसोकॉस्ट कर्व। यस और नो? यस। अभी इसका मतलब क्या है कि इस बजट, इस कर्व के ऊपर जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं ना, वो सारे ही कॉम्बिनेशंस क्या मेरे सेम बजट में बैठते हैं क्या? यस और नो? यस, इसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोकॉस्ट कर्व बोलते हैं। सो आइसोकॉस्ट रिप्रेजेंट द बजट अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन, एंड हायर द बजट हायर विल बी द ग्राफ ऑफ आइसोकॉस्ट। जितना बड़ा आपका बजट होगा उतना बड़ा आपका आइसोकॉस्ट बनने वाला है क्या? यस, है ना। और ओरिजिन से जितना पास में, इसका मतलब आपका बजट उतना छोटा है क्या? यस। छोटे बजट में इनपुट्स भी कम बैठेंगे, बड़े बजट में इनपुट्स भी ज्यादा बैठेंगे। यस और नो? यस, ये पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अपने को जो समझना है दैट इज योर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। अभी जैसा अपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा था, दैट इज कॉम्बिनेशन और टेंजेंसी पॉइंट ऑफ
इंडिफरेंस कर्व एंड योर बजट लाइन। वैसे ही यहाँ पे अपने को क्या समझने का है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या है, वो क्या सोचता है, वो सोचता है कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले लूं तो ये मेरे लिए अच्छी बात है क्या, यस और नो, यस। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहीं पे है जहां पे प्रोडक्शन मस्ट बी मैक्सिमम और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी मिनिमम। पर यूनिट कॉस्ट कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आउटपुट कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद द टेंजेंसी ऑफ आइसोकॉन्ट एंड आइसोकॉस्ट। अभी आइसोकॉन्ट कर्व कैसा है, दैट इज योर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। और ये आपका आइसोकॉस्ट कैसा है, बिल्कुल भी पैरेलल है क्या, है ना, एक दूसरे को, यस और नो ऐसा बोल सकते हैं। कब तक पैरेलल रहेंगे, जब तक भाई दोनों भी फैक्टर्स का जो प्राइस है बिल्कुल भी क्या है, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तो पैरेलल रहेंगे, यस और नो, यस। अभी देखो, अभी क्या लिखा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, दैट इज ये क्यू क्यू डैश, एल एल डैश, एम एम डैश, ये तीन आपके आइसोकॉस्ट है क्या, यस, है ना। और यहाँ पे आपका एक आइसोकॉन्ट है, ओके, जिसके अंदर 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू फैक्टर्स जो आपको अलग अलग कॉस्ट में बनते होंगे, यस और नो। अभी देखो, ये ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, क्या ये सेम कॉस्ट में बैठ रहे क्या, ये आपके कौन से कॉस्ट, आइसो कॉस्ट पे, क्यू क्यू डैश पे, मतलब इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट क्या सेम कॉस्ट में बैठने वाला है क्या, यस और नो, यस। अभी ये सेम कॉस्ट में जब बैठ रहे, इसका मतलब मैं अगर ए पॉइंट पे जो फैक्टर्स है उसका यूज लूं या फिर वो खरीदूं, या फिर सी पॉइंट पे बैठने वाले जो भी फैक्टर्स है उनको खरीदूं, मेरा कॉस्ट क्या है, सेम है, मेरे को क्या ज्यादा खर्चा देना है क्या, नहीं। और इन दोनों का आउटपुट भी सेम है क्या, यस और नो, यस। अच्छा, दूसरी बात करते हैं इस बी पॉइंट के बारे में। बी पॉइंट मेरा आइसोकॉन्ट पे, दैट इज एल एल डैश, है ना। अभी यहाँ पे पैसे पहले क्यू क्यू डैश से कम लगेंगे क्या, यस, क्योंकि ये आइसो कॉस्ट क्या है, उसके बिलो है, इसका मतलब यहाँ पे खर्चा लगेगा कम। बट ये सेम आइसोकॉन्ट पे आ रहा है क्या, यस, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट उसके उतना ही आएगा क्या, यस। पॉइंट इज, फिर ये पॉइंट अपने लिए क्या बन गया, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, जहां पे कॉस्ट क्या है, कम, और आउटपुट कितना है, ज्यादा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, दिस इज योर नोन एज प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। अभी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम अगेन कैसे पता चलेगा, दैट इज द टेंजेंसी पॉइंट ऑफ योर आइसोकॉन्ट एंड आइसो कॉस्ट। अभी इन दोनों का जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यस और नो, यस, राइट। फिर यहाँ पे आपका जो ये पार्ट है वो खत्म हो जाता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओके, आप ये बिल्कुल भी खुद से पढ़ सकते हो, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, रिवीजन समझ में आया हो, तो जरूर जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी मुझे कमेंट करना जरूर करें, ओके, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि आपके इस कमेंट से पैसे नहीं मिलते, बस मोटिवेशन मिलता है कि और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए और ऐसी मेहनत लेनी चाहिए, राइट। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।